प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जब हम गए हुए थे तो यहाँ बहुत गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी, जिससे लगता है कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में है वो लोगों के जहनों में, दिमागों में, दिलों में भी है, सीनों में भी है। मुझे एक मैसेज आया है एक मेरे दोस्त का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो फ़ौज से बहुत सीनियर ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने कहा है, अबसार जी, डिफेंस सेक्रेटरी हैज़ बीन टर्मिनेटेड, वाइस टेस्ट ऑन रिटायर्ड जनरल। फ़ौज ने तो कुछ नहीं कहा, मीडिया ने ही शोर मचाया हुआ है। मालिक साहब, आप सुन रहे होंगे, वो लोग ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने तो कुछ नहीं कहा इस पे, अगर डिफेंस सेक्रेटरी को रिटायर किया, मीडिया ने इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया है और मीडिया किसके कहने पे चलता है। डॉक्टर फ़ारूक साहब, ब्रेक में भी बात हो रही थी, मैं रऊफ़ साहब से पूछूंगा, जो मैंने उनसे पॉइंट छोड़ के गया था। आप बताइए, जो ये कह रहे हैं कि पहले 400 अरब रुपया उसको दिया गया और 60 अरब मज़ीद, ज़ाहिर है वो तरक्याती अखराजात में से आपका, मेरे बच्चों के लिए स्कूल बनने हैं, पुल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, हॉस्पिटल बने, उनमें से पैसे निकाल के उधर दिए जाते हैं और फिर सिविल सुप्रीमेसी से आके झगड़ा यहाँ पे हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, सिविलियन सुप्रीमेसी का जहाँ तक ताल्लुक है, सिविलियन सुप्रीमेसी उनको एग्जिबिट करनी चाहिए। अगर वो 60 बिलियन नहीं निकाल सकते तो उनको फ़ौज को डिनाई कर देना चाहिए कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते। देखिए, हो क्या रहा है कि पूरी कौम या बहस करने वाले लोग एक स्पेक्ट्रम बन गया है, दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। एक एक्सट्रीम पे है जिसको मैं कहूँगा बाबर अवान एंड कंपनी। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को, इंतजामिया को कतन कोई काम ही नहीं करने दे रहे, वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में इतनी इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि हम बेबस हो गए हैं। दूसरी एक्सट्रीम पे जो स्ट्रिक्ट लीगलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही अपना आईनी काम कर रही है और हुकूमत जो है इनको आईनी काम करने नहीं दे रही। ठीक है, मैं एक्सट्रीम से बात आगे के ले जाना चाहता हूँ। जो सच है, इसके सच इसके दरमियान में सच दरमियान में ये आता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो अवाम को डिलीवर करने में बहुत बड़ी बुरी तरह फेल हो गई। देखिए, इस वक्त अगर वो फेल ना हुई होती तो ना तो उनको अदलिया किसी तरह हटा सकती है, ना ही उनको फौज किसी दबाव में ला सकती है। सब 3, साढ़े 3, 4 साल उनको मिले। अगर वो अपने वादे पूरे कर गुजरते और लोगों को डिलीवर कर देते तो ये सारी अवाम उनके साथ खड़ी हो जाती। ना ही उनको अदलिया कभी दबा सकती, ना फौज दबा सकती। देखिए, एक दो पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आई हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की, हुकूमत फेल होगी। मैं रऊफ़ साहब से पूछूंगा, एक्सट्रीम्स की जो बात की आपने, दो एक्सट्रीम्स है ना, इंतहाएँ हैं दो इस वक्त इस मुल्क में, जिसकी वजह से आम आदमी भी जो है वो, उसका दिमाग भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। वो किधर जाए, क्या करे? इस मुल्क में इतने मुश्किल हालात में अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, इस तरह की प्रेस रिलीज अगर ISPR जारी करेगा और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बयान देते हैं, फिर उधर से एक बयान आ जाता है, तोपें दागी जा रही हैं, ये एक्सट्रीम्स जो मज़ीद गहरी की जा रही है, इसमें इदारों का, शख्सियात का, उनका फ़र्ज़ नहीं है कि इसको कम किया जाए? बिल्कुल इनका फ़र्ज़ बनता है। आप लीगल मसले को अगर देखें तो उसमें भी पीपल्स पार्टी के पास दो एक्सट्रीम्स थी, उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थी। देखिए, जरदारी साहब ने 10-11 साल कानूनी तौर पे जितने करप्शन चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे वो उन्होंने कानूनी तौर पे फेस किए हैं। इनके पास, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के पास इस वक्त भी दो चॉइसेस थी। एक चॉइस ये थी कि जितने इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कानूनी चैलेंजेस हैं, उनको आईनी तौर पर आईनी टीम बना के कानून में, अदालत में उनको फेस करें। दूसरा तरीका उनके पास ये था कि कानून की जो कार्रवाई चल रही है उसको कंप्लीटली सियासी रंग दे दें और उस सियासी रंग से फिर उसका मुकाबला करें। ठीक, यहाँ पे वो वाला पलड़ा जीता है पीपल्स पार्टी के अंदर, जिन्होंने कहा कि हमने कानूनी सियासी लड़ाई बनाया, सियासी लड़ाई। दूसरी तरफ कौन सा पलड़ा जीता? देखिए, फौज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये डोमिनेंट पावर रही है पिछले 60-62 साल में। जितने इस मुल्क की फ्लॉज हैं, जितने इस मुल्क की अच्छाइयाँ हैं, उनका क्रेडिट और डेबिट फौज को जाना चाहिए। इस मुल्क ने जो खराबियाँ की वो फौज के अंडर रहते हुए की। अब क्या हुआ है कि एक तीसरा प्लेयर इन दोनों के दरमियान में आ गया। मतलब हमारे यहाँ बेहतरी आने के एक प्लेयर और आ गया बीच में। कल हम मीडिया कहेगा हम भी प्लेयर हैं, तो हालात तो मजीद खराबी की। अब देखिए, इस वक्त क्या हो रहा है कि फौज इस तीसरे प्लेयर को रिकग्नाइज कर रही है। अगर जो आज काम कर दिखाया है पिछले साल भर में सिविलियंस ने, अगर पुरानी वाली फौज होती तो सख्त मार्शल लॉ लग चुका होता। ठीक है, वो मार्शल लॉ लगाने के इस काबिल नहीं है, बिकॉज अदलिया बीच में आ गई। अदलिया बीच में आ गई। ठीक है, जो पीपल्स पार्टी की सियासी लीडरशिप है वो अदलिया को एज अ प्लेयर रिकग्नाइज नहीं कर रही। ठीक, रऊफ़ क्रासरा साहब, हुकूमत फेल हो गई और अगर हुकूमत अपना काम बेहतर कर रही होती, अपने अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत भी कहना चाहिए और अखलाकी वज़न भी कहना चाहिए वो पैदा करती है अगर अपने अंदर, तो चीज़ें जो हैं इतनी ख़राब ना होती जितनी इस वक्त। बड़ा खूबसूरत सवाल है, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट इस पर दीजिए एक्सप्लेन करने का। इस मुल्क में सियासतदानों ने कोशिश की है कि फ़ौज को वो नीचे लेके
अपनी गवर्नेंस के ज़रिए, अपने कंडक्ट के ज़रिए। मैं 3-4 मिसालें दूंगा आपको। और फ़ौज ने जो हशर किया सियासतदानों का, और ये हमारे आमिर मतीन साहब दोस्त हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते होते हैं कि इस मुल्क में सियासतदानों के साथ जो कुछ हशर किया गया है और जिन हालात में ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये आमिर साहब का कोट है जो उन्होंने मेरी किताब में उन्होंने उसके प्रेफेस में लिखा है, उसमें कहते हैं इनको 7 खून माफ़ होने चाहिए। आमिर मतीन साहब की रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इंटीग्रिटी आप जानते हैं सारे। नंबर 1, मुझे ये बताएं कि आप ये भुट्टो साहब पे कहते हैं कि भुट्टो साहब की सबसे क्लीन गवर्नमेंट थी, ये कहते हैं ना कोई करप्शन नहीं थी। भुट्टो साहब का क्या हुआ? उनकी क्लीन गवर्नमेंट उनको बचा सकी फांसी से, ही वॉज हैंग्ड। आप कहते हैं कि हमारे ये सिविलियन ने कोशिश नहीं की। नवाज शरीफ ने कोशिश की थी ना 12 अक्टूबर को, आपका क्या हशर हुआ? उनको वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के जनरल महमूद घसीटते हुए उनको लेके गए मैस में, जाए हेलीकॉप्टर में बिठाया, हथकड़ियाँ लगा के कराची एक ऐसे जहाज़ में भेजा जो 4 घंटे में पहुँचा। नंबर 3, उसके बाद आपकी मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, आपकी बेनज़ीर भुट्टो ने डिफाई करने की कोशिश की, दिन दिहाड़े कत्ल हुई यहाँ पे। आपका एक प्राइम मिनिस्टर फांसी लगता है, एक आपका रोड पे कत्ल होता है, तीसरे को उठा के जहाज़ पे बांध के जदा भेज दिया जाता है। आप मुझे बताइए, इस मुल्क को ठीक करना सिर्फ सियासतदानों का ठेका था? आपकी जुडिशरी के आपकी किधर थी जिसने भुट्टो को फांसी दी? जिन्होंने जाके मार्शल को आके वैलिडेशन दी, जिन्होंने नवाज शरीफ की औस्टर को उन्होंने आके वैलिडेट किया। मैं एक मिनट सर छोड़ रहे, एक मिनट आप सुनते हैं ना, आपके सियासतदानों ने कोशिशें की हैं। अगर इस मुल्क में नाकामियाँ हुई हैं, हमारी आवाम को मानना चाहिए। जब भुट्टो को फांसी हो रही थी, आप कहते हैं क्लीन आदमी था, आप कहते हैं ना उसके दौर में करप्शन, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, तो ये लोग बचाने के लिए सड़क पे क्यों नहीं है? आप नवाज शरीफ को समझते हैं ना कि उन्होंने कोशिश की थी कि फौज मेरे अंदर आके काम करे? आपके 12 अक्टूबर का लोग निकले थे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल, आपकी जुडिशरी, ये आपकी जुडिशरी हमेशा आपका मतलब है, करती रही है। आपका मतलब ये है कि अगर अदलिया ने अखलाकी जुर्रत नहीं दिखाई, अगर जर्नैलों ने अखलाकी जुर्रत नहीं दिखाई, तो सियासतदानों को भी नहीं दिखाई। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, फिर आपके सियासतदानों ने सुनते हैं, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे जो सॉफ्ट पंचिंग बैग है। कुर्बानियां को अवाम क्या खाते रहे? अवाम की गलत सोच है ये कि अवाम के आपकी अवाम का भी सिस्टम को बचाने के लिए। अभी फारूक साहब ने एक बात कही है कि जब वो ज्यादा पैसे मांगते हैं तो इनकार क्यों? सर ऐसे नहीं होता, मेरी बात सुन लें, आप मुझे बताएं। चलो उसी पैसों की बात पे आता हूँ। इस मुल्क में आपको पता नहीं इस मुल्क की सिक्योरिटी, आपकी पॉलिसी कौन बनाता है? आपकी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए ना, सर नहीं बनाते? मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस वक्त जो उन्होंने एक स्टैंड लिया है ना, एक स्टैंड सर मैं थोड़ा ये पहले आज चाहिए था नवाज शरीफ साहब को, जो बेनज़ीर भुट्टो ने 12 अक्टूबर को गलती की थी। आज नवाज शरीफ साहब 10 साल ये जनरल महमूद से हथकड़ियां लगवाने के बाद, जलील होने के बाद कुछ सबक सीखते, बेनज़ीर भुट्टो वाले मैं बताता हूँ। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा BBC पे बैठी थी, 12 अक्टूबर का मार्शल लगा था, वो BBC पे बैठ के ये ऑफर्स कर रही थी जनरल मुशर्रफ को कि आपने ठीक किया, होना था हो गया, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। ये बीबी का गलत स्टैंड था। आज अब क्या करना चाहिए? वही मैं कह रहा हूं, आज मैं एक्सपेक्ट करता था नवाज शरीफ से, आइडियलिस्ट हूं मैं बुनियादी तौर पर, ठीक, और क्योंकि प्रैग्मेटिक होती है पॉलिटिक्स, लिहाजा मेरी इस तमाम गुफ्तगू का बिल्कुल आप टोटल इररेलेवेंट कह सकते हैं। नहीं, मैं कहता हूं नवाज शरीफ साहब को चाहिए था। इनके जरदारी साहब के साथ मसाइल हैं, गिलानी साहब के साथ हैं, और पॉलिटिकल रीजन है, बहुत सारी रीजन है। एटलीस्ट आज का दिन था, आप सियासतदानों को पता चलता कि हम डेमोक्रेसी की तरफ खड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं? आज आपने मैंने रिटायर्ड जर्नलों को टेलीविजन पे सुना है, तमाम रिटायर्ड जर्नलों की इनकी अपनी कंप्लेंट्स होती हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, किसी को प्रमोशन नहीं मिली, कोई सुपरसीड हो, लेकिन आज इन 20 जर्नलों ने टेलीविजन पे एक स्टैंड लिया है कि हमारे सेक्रेटरी डिफेंस को हटाया गया है, हमारा रिटायर था। आपके सियासतदान आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं जो आप 58 की थी। आपके सियासतदानों को इसी जनरल अयूब ने एब्डो लॉ के जरिए डिस्क्वालीफाई किया। आपके मुल्क में जितने सियासतदान हैं फौज के जरिए हैं, आपने पहले इनको करप्ट किया, फिर आपने इनको ब्लैकमेल किया, आपने सियासतदान मासूम है बेचारे, नहीं अब सुन लें, उनको जो वो आपके सियासतदान फांसी। मैं फिर कह रहा हूं भुट्टो साहब की मिसाल, हम बड़े ठीक है फांड हैं। अब बेनज़ीर भुट्टो जिस एरा की रऊफ साहब बात कर रहे हैं वो एरा गुजर गया है। पाकिस्तान की फंडामेंटल पावर पॉलिटिक्स जो है, जो पावर इक्वेशन है, वो बदल गई है। कैसे फारूक साहब? आप देखिए, पहले बिहाइंड द पहले ऑन द सीन था, बिहाइंड द सीन है। अब नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी कौन बना रहा है? आप इस चीज का इनकार कर सकते हैं कि अदलिया जो है वो प्लेयर बन गई है, क्योंकि अदलिया ने बयान दे दिया है कि वो एक्स पोस्ट फैक्टो वैलिडेट नहीं करेंगे। ठीक है, अदलिया प्लेयर बन के, फौज मार्शल लॉ नहीं ला सकती। अदलिया प्लेयर बन के किसका साथ दे रही है? देखिए, मीडिया 2002 से पहले था, कोई इसका कोई रोल प्ले करता। मीडिया किसका साथ दे रहा है? अभी जो मैंने आपको SMS पढ़ के सुनाया, एक रिटायर्ड जनरल का SMS है, वो कह रहे हैं कि मीडिया ने ये सारा कुछ किया। कोई मोनोलिथिक नहीं है, 60 चैनल चल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही है। अच्छा। देखिए, जो पाकिस्तानी लोग हैं इस वक्त मीडिया को देख रहे हैं, वो वाले लोग नहीं रहे जिनका रऊफ साहब जिक्र कर रहे हैं। मैं जरा मालिक साहब से बात, मालिक साहब ये अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें मीडिया का रोल भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। आज ड्रोन हमला हुआ है और ये बड़े अरसे बाद, मेरे ख्याल शायद 1.5-2 महीने बाद ये वाकया हुआ है। बड़ी एक अहम ये समझना चाहिए कि एक इंसिडेंट है जिसमें 4 लोग मारे भी गए हैं। तो हम इसमें लड़ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो कर रहा है सारे इशू को, और मीडिया की जिम्मेदारी भी है कि वो भी जल्दी पर तेल ना डाले। आप क्या कहेंगे?